नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के डिजिटल मंच पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों से कमेंट करके निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सभी साथियों से निवेदन करता हूं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बिल्कुल बंसीलाल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी विद्यार्थी आज के सेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लगातार 2 दिन की क्लास होने वाली है। कल आपकी जो क्लास थी वो आपके हो नहीं पाई थी, इसलिए आपको आज और कल के जो प्रश्न एक साथ करवाए जाएंगे। साथियों, आपके यहां पर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं साथियों। और आपके टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया और यहां कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर लेना साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है। साथियों, आज के प्रश्न बहुत ही लाजवाब रहेंगे, शानदार रहेंगे। हम प्रश्न की श्रृंखला में चलते हैं और प्रश्न का शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, आयुषी मीना जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंसी जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और शिवम जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अपनी जो क्लास रहेगी बहुत ही प्यारी क्लास है और शानदार है। चलते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है प्रश्न, देखिए साथियों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। देखिए, पहला आज का जो प्रश्न है साथियों, क्या कहता है प्रश्न, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। यहां पर कह रहा है 2025 गिद्ध गणना के अनुसार 2025 गिद्ध गणना के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की सर्वाधिक आबादी पाई गई है। दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, 2025 गिद्ध गणना के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। ऑप्शन ए आपके सामने साथियों राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। यहां पर 4 विकल्प आपके सामने, चारों विकल्प के बारे में आपको बताना है। यहां पर बिल्कुल साथियों सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद सभी को। बच्चे कमेंट कर रहे हैं साथियों। यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या रहेगा इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। यानी आपको याद रखना दोस्तों, पहले जो प्रथम चरण में हमने इसकी गणना की है दोस्तों गिद्धों की। प्रथम चरण की गणना कब की गई थी? 17 से 19 फरवरी। कब की थी? 17 से 19 फरवरी 2025 को हमने प्रथम चरण में इसकी गिद्धों की गणना की थी। सबसे ज्यादा प्रथम चरण में पाए गए थे दोस्तों 12,981। कितने गिद्धों की संख्या पाई गई है? 12,981। तो सबसे ज्यादा यहां पर जो प्रथम चरण में पाए गए गिद्ध 12,981। इसका द्वितीय चरण की अगर बात करता हूं मैं दोस्तों, द्वितीय चरण की अगर हम इसकी गणना करेंगे तो 29 अप्रैल को, कब करेंगे दोस्तों? 29 अप्रैल 2025 को की जाएगी द्वितीय चरण की गणना। जब बात करें तो 2024 की, तो 2024 में भी यहां पर मध्य प्रदेश में, एमपी में सर्वाधिक गिद्ध पाए गए थे। सर्वाधिक गिद्ध पाए गए थे। कितने पाए थे? लगभग आपको 10,485। कितने गिद्ध पाए गए थे? 10,485। यहां पर बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है। आयुषी मीना जी का बिल्कुल सही आंसर आया, शिवम जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। लगभग प्यारे सभी छात्रों से निवेदन करता हूं, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी चीजें जितनी भी आपको क्लासें मिलती है वो प्रॉपर तरीके से पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। आज की जो पीडीएफ होगी वो वहां आपको मिल जाएगी साथियों। तो बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है बच्चों का। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि 2025 की जनगणना के अनुसार गिद्धों की गणना कहां पर सबसे ज्यादा कहां पाए गए, तो मध्य प्रदेश में। प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई थी, गणना कब की गई थी, तो 17 से 19 फरवरी तक यहां पर प्रथम चरण की। अगर द्वितीय चरण की बात आती है तो यहां पर 29 अप्रैल को द्वितीय चरण की गणना की जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका सही आंसर है। थोड़ा सा हमने बात करी थी कि गिद्धों की जो कितनी प्रजातियां पाई जाती है दोस्तों, तो याद रखना 7 प्रजातियां। गिद्धों की प्रजातियां कितनी पाई गई है? 7 प्रजातियां पाई जाती है। अगर बात करते हैं कि पृथ्वी का सफाई क्रमी किसे कहा जाता है, तो याद रखना गिद्ध को। किसको कहते हैं दोस्तों? गिद्ध को कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों द्वितीय चरण की यहां पर 29 अप्रैल 2025 को किया जाएगा इसका द्वितीय चरण गणना। जो बात है, बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। बात समझ में आई या नहीं आई आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम बात करते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा पेश किया है दोस्तों? ऑप्शन ए अमेरिका ने, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, ऑप्शन डी इंग्लैंड ने। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों।
यहां पर ब्लू रेजिडेंसी वीजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर किसने किया है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। ब्लू रेजिडेंसी वीजा जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका पर्यावरण क्षेत्र में योगदान रहता है, जिन्होंने योगदान दिया है किसमें? पर्यावरण क्षेत्र में। अगर बात करते हैं दोस्तों, विश्व सरकार सम्मेलन दुबई 2025 में हुआ है, तो दुबई सरकार ने घोषणा की है कि भारत के संविधान आर्टिकल 48A अनुच्छेद, जिसमें जंगल और जंगल के पशु पक्षी के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों याद रखना कि भारतीय जो संविधान है जिसका आर्टिकल 48A में क्या मिलता है दोस्तों? पशु पक्षी का और जंगल के जितने भी जानवर हैं उनका अनुच्छेद, जहां पर आपको वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? आर्टिकल 48A में मिलता है, अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अंतर्गत। यहां पर यह आपको ध्यान रखना है। तो विश्व सरकार के द्वारा दुबई में जो सम्मेलन हुआ है, तो दुबई सरकार ने यह घोषणा की है कि भाई जितने भी पर्यावरण क्षेत्र से जिन व्यक्तियों ने योगदान दिया है उन्हें ब्लू रेजिडेंसी वीजा दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सभी से निवेदन कर रहा हूं मैं, एक बार आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना, कमेंट जहां तक हो सके करने का प्रयास करो। अगर जितनी गलतियां आप यहां कर लोगे तो बाद में ये गलतियां करने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी गलतियां होती है उस गलतियों का सुधार आपको 100% मिलता है। और अभी आप जैसे मान लीजिए कि आप ये आज के जो प्रश्न है एक प्रकार से टेस्ट मान लीजिए, आज के टेस्ट में कितने नंबर आपके आते हैं उससे आप अनुमान लगाइए कि अपन कितने गहराई के अंदर है। याद रखना दोस्तों, रख हौसला वो वंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है और इन बातों से आपको मोटिवेशनल करना है दोस्तों, ताकि आपके जीवन में कभी भी आपके नेगेटिव विचार नहीं आए। हमेशा पॉजिटिव विचारों का वर्णन किया करो ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहे। बिल्कुल यहाँ पे कृष्णा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहां पर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया है? निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है? तो यहां पर आपको याद रखना, प्रोटीन यानी प्रोटीन स्रोत की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन स्रोत क्या है? तो यानी जितनी भी दाल होती है ये सभी क्या होती है? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। सोयाबीन होती है, ये भी आपकी क्या होती है दोस्तों? सोयाबीन भी आपकी प्रोटीन स्रोत होती है। अगर बात आती है कि सर्वाधिक सोयाबीन कहां पाई जाती है, सर्वाधिक सोयाबीन यहां पर कौन से राज्य में? सर्वाधिक सोयाबीन राज्य की अगर बात कर रहा हूं तो कौन से राज्य में होती है? तो याद रखना दोस्तों, एमपी में, मध्य प्रदेश में होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सोया प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों? सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात आती है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना 27 फरवरी को मनाया गया। इसी 27 फरवरी को आपको विश्व प्रोटीन दिवस भी मनाते हैं। विश्व प्रोटीन दिवस। अगर बात आ रही है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 27 फरवरी को। विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना 27 फरवरी को ही मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी सही आंसर रहेगा, 27 फरवरी। यह आपको ध्यान रखना। सर्वाधिक सोयाबीन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम सोया प्रदेश के नाम से भी एमपी को जानते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए भाई, 27 फरवरी 2025 को भारत में 6वां राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। 27 मई को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और विश्व प्रोटीन दिवस दोनों ही क्या करते हैं? मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, 27 फरवरी को, है ना? यहां पर ध्यान रखना है इस चीज को। अगर बात करते हैं दोस्तों, यूएसए सोयाबीन एक्सपर्ट काउंसिलिंग ने सोयाबीन प्रोटीन पर पहली बार इसे मनाया गया है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, मनुष्य के प्रति किलोग्राम भार, मनुष्य के प्रति किलोग्राम भार का 0.8 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। मनुष्य के प्रति किलोग्राम भार के अनुसार 0.8
ग्राम आपका प्रोटीन खाना जरूरी है अनुसार अपने शरीर के अनुसार। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों? तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है। यह भी आपको ध्यान रखना, साइंस से प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी पाई जाती है? तो 4.1 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। सन 1840 में जे मुल्डन को प्रोटीन का जनक कहते हैं दोस्तों। इन्होंने सन 1840 में इसकी खोज करी थी और जे मुल्डन ने इनकी खोज करी थी, इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जे मुल्डन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? प्रद्युमन जी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जे मुल्डन जी को यहां पर बात आ रही है तो प्रोटीन का जनक कहा जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? सर्वाधिक प्रोटीन यहां पर किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है सर्वाधिक प्रोटीन। यह भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। यहां पर राज लोधा जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए भाई, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उपजाऊ करने वाला जो राज्य है वो कौन है दोस्तों? एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को। यहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन उपजाऊ की क्षेत्र है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4? तो जल्दी से पढ़िए और कमेंट बराबर कीजिए साथियों। जब सबसे ज्यादा कमेंट अगर आप करोगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के साथ में जब पढ़ाने का जो वो मजा होता है दोस्तों, जो आपको कई सारे प्रश्न भी आपको नए नए देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों, कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए बात समझ में आई या नहीं आई है। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक, कौन सी मिसाइल है दोस्तों? एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आपके सामने बात चल रही है दोस्तों। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस राज्य में नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। यहां पर 4 ऑप्शन है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या रहेगा आपका आंसर। तो यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों। प्रद्युमन जी का आंसर आ रहा है एपी, आंध्र प्रदेश बता रहे प्रद्युमन जी। बिल्कुल इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। क्या है आंसर इसका? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। इस राज्य में किन्हें किया था? डीआरडीओ ने और भारतीय नौसेनाओं ने एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उड़ीसा में चांदीपुर रेंज। दोस्तों उड़ीसा में चांदीपुर रेंज से एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यहां पर चांदीपुर रेंज से सी किंग हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि चांदीपुर रेंज से किस हेलीकॉप्टर के द्वारा यहां पर एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का लॉन्च किया गया था? तो याद रखना सी किंग के द्वारा। किसके द्वारा? सी किंग के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है दोस्तों? हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे गरीब देश है? ऑप्शन ए दक्षिण सूडान, ऑप्शन बुरुंडी, ऑप्शन सी सेंट्रल अफ्रीकन, ऑप्शन डी मालावी। तो यहां पर 4 ऑप्शन है साथियों, जल्दी से कमेंट करिए। इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों दक्षिण सूडान। यह दक्षिण सूडान सबसे पहले नंबर पर गरीब है, दुनिया का सबसे गरीब देश है। दूसरे नंबर की बात करता हूं मैं दोस्तों तो बुरुंडी है, और तीसरे नंबर पर बात करूंगा तो कौन सा है दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकन, ये तीसरे नंबर पे। मालावी की बात करता हूं तो 5वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो देश है दोस्तों, पाकिस्तान देश 50वें नंबर पे गरीब देश है दुनिया का। अगर बात करता हूं मैं भारत की, इंडिया देश की, तो भारत आपके कौन से नंबर पे? 62वें नंबर पे। दुनिया का 62वां सबसे गरीब देश माना जाता है भारत को। तो ये 62वें नंबर पे है। लेकिन अगर पहले नंबर की बात करते हैं तो दक्षिण सूडान, दूसरे नंबर पर बात करते हैं बुरुंडी, तीसरे नंबर पर सेंट्रल अफ्रीकन, और चौथे नंबर पर बात आती है तो आपके यहां पर मालावी ऑप्शन आ रहा है।
यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल साथियों, तो यहां पर कभी भी आ जाए कि भारत दुनिया का सबसे गरीब कौन से स्थान पर आया है, तो 62वें नंबर पे। पाकिस्तान की बात करते तो 50वें नंबर का गरीब देश है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर है। हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है दोस्तों, तो जुबा। क्या है दोस्तों, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान की राजधानी जुबा है। और साउथ सूडान के लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, तो साल्वा कीर। कौन रहे दोस्तों, राष्ट्रपति साल्वा कीर रहे, सबसे लंबे राष्ट्रपति। अगर बात करते दुनिया का सबसे गरीब देश है तो कौन सा देश है दोस्तों, तो याद रखना दक्षिण सूडान है। अगर बात करते दोस्तों, विश्व बैंक ने जीडीपी के आधार पर गरीब देशों की सूची जारी की है, तो दुनिया का दूसरा अगर सबसे गरीब देश अगर पूछा जाए तो बुरुंडी। कौन सा है दोस्तों, बुरुंडी। अगर यह बात करता हूं मैं कि भाई गरीब देशों की सूची में सबसे ज्यादा कौन कौन से देश या नंबर 1 2 3 4 इसके अंतर्गत आए, तो याद रखना दोस्तों दुनिया के सबसे गरीब देश कौन कौन से हैं, तो यहां पर दक्षिण सूडान पहले नंबर पे, बुरुंडी दूसरे नंबर पे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तीसरे नंबर पे, मालावी आपके नंबर पे, यहां फोर्थ नंबर पे, मोजाम्बिक आपके सामने, और रोमालिया आपके नाम यहां पर, और राइबेरियम, कांगो और मेडागास्कर। ये सभी जो देश है दोस्तों दुनिया के सबसे गरीब देश की श्रेणी में माने जाते हैं। ये 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया, जीडीपी के अनुसार, याद रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहता है क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर कह रहे कि हाल ही में नानाजी देशमुख की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। हाल ही में नानाजी देशमुख की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 16वीं, ऑप्शन डी 17वीं। आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों 15वीं। कौन सी, 15वीं जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है दोस्तों, किसकी, नानाजी देशमुख जी की। नानाजी देशमुख जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देते। कमल जी को नमस्कार, राधे राधे। प्रद्युमन जी को बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बच्चे बता रहे, कमेंट कर रहे हैं। और सभी साथियों से निवेदन करता हूं क्लास को एक बार अधिक से अधिक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर यहां पर ज्वाइन कर लेना साथियों, क्योंकि यहां पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको यह पीडीएफ आपको प्राप्त होगी साथियों। तो बिल्कुल यहां पर नमस्कार सभी को। देखो भाई 27 फरवरी 2010 को नानाजी देशमुख के चित्रकूट, ये कहां पर थे दोस्तों, चित्रकूट में पहुंचे थे। अगर बात करते हैं दोस्तों अभी 27 फरवरी 2025 में अमित शाह जी और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहां पर शामिल रहे थे। कब रहे थे दोस्तों, 27 फरवरी 2025 को यहां एमपी के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी यहां पर क्या रहे थे दोस्तों, शामिल रहे थे। 27 फरवरी को नाना देशमुख जी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। पुण्यतिथि 15वीं मनाई गई थी। 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था दोस्तों, नानाजी देशमुख जी को। किसको किया गया था, नानाजी देशमुख जी को यहां पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। अन्य पुण्यतिथियों की बात करता हूं मैं, अन्य पुण्यतिथि कौन कौन सी है। देखो भाई 15 फरवरी को सुभद्रा कुमारी चौहान की 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 16 फरवरी को दादा साहेब फाल्के 81 पुण्यतिथि मनाई गई है। कौन सी, 81वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। किसकी मनाई गई है, दादा साहेब फाल्के की, 16 फरवरी को। अगर बात करता हूं मैं 17 फरवरी को, तो यहां पर रानी गाइडिलियो की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 23 फरवरी की बात करता हूं मैं दोस्तों, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगर बात करते हैं दोस्तों महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की 59वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है, तो दोस्तों याद रखना 26 फरवरी को। तो ये अन्य प्रकार की यहां पर पुण्यतिथियां जो मनाई गई थी मैंने आपको बता दी। 15 फरवरी को किसकी मनाई, 16 फरवरी को, 17 को, 23 फरवरी को, 26 फरवरी को। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको सामने तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। और 15वीं आपकी पुण्यतिथि जो मनाई गई है ये आपके नानाजी देशमुख जी की 15वीं यहां पर पुण्यतिथि मनाई गई थी। आगे बात कर लेते थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। निम्न में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू किया गया है।
निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी टोक्यो। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर भारत में किया गया था, भारत देश में यहां पर इसका सम्मेलन किया गया था, वो भी कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है साथियों, याद रखना इस चीज का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका सही आंसर है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। जल्दी से आपको कमेंट करना है साथियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए साथियों। यहां पर बच्चे कमेंट करें न्यू दिल्ली, बिल्कुल आपका जो आंसर था वो सही था। अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8वें की, और 8वां जो क्वेश्चन है क्या कहता है क्वेश्चन, तो यहां पर बात चल रही है जल थल रक्षा 2025। याद रखना दोस्तों, ये कहां पर किया जाएगा? इसका सैन्य अभ्यास गुजरात में। गुजरात में कहां पर किया जाएगा दोस्तों? गुजरात में। याद रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर है, गुजरात। थोड़ा सा मैं गुजरात के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, भारतीय सेना द्वारा गुजरात के द्वारका में जल थल रक्षा 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। इस आयोजन में मरीन पुलिस, तटरक्षक सेना और भारतीय सेना शामिल रही है। कौन सी सेना दोस्तों? तीनों सेनाएं रही है। एक तो मरीन, जो समुद्री इलाके के अंदर जो यहां पर रक्षा करने वाली जो पुलिस है उसे मरीन पुलिस कहते हैं दोस्तों। कौन सी पुलिस कहते हैं? मरीन पुलिस कहते हैं। तो यहां पर याद रखना मरीन पुलिस, तटरक्षक सेना और भारतीय सेना शामिल रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो रक्षा बलों, अर्धसैनिक इकाइयों और जिला अधिकारियों के बीच ध्यान केंद्रित को बढ़ावा देना। यहां पर याद रखना दोस्तों, इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था तो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? रक्षा बलों के लिए, अर्धसैनिक इकाइयों के और जिला अधिकारियों के बीच में ध्यान केंद्रित को बढ़ावा देना, यह मुख्य इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो कौन कौन सी सेनाओं ने भाग लिया था दोस्तों? तो मरीन पुलिस ने, तटरक्षक बल सेना ने और भारतीय सेना ने, इन तीनों सेनाओं ने क्या किया था दोस्तों? इस सम्मेलन में भाग लिया था। वहां पर समुद्र में जाकर इस तल तट दोनों रक्षक के यहां पर जो बात करी थी, तो तीनों सेनाओं ने मिलकर ये सम्मेलन आयोजित किया था दोस्तों, जहां पर सारी बातें हुई थी कि आपको जो समुद्री लुटेरे जो आते हैं तो इसको किस प्रकार से बचाना चाहिए, समुद्र के किनारे आपको क्या करना चाहिए, ये सारी वार्तालाप वहां पर की गई है सम्मेलन के अंदर। बहुत बढ़िया। प्रद्युमन जी बता रहे, सपने वो नहीं है जो नींद से देखे जाते हैं, सपने वो है जो नींद से सोने नहीं देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बिल्कुल प्रद्युमन जी का बिल्कुल बहुत अच्छी मोटिवेशन लाइनें से इन्होंने शुरुआत की है और बच्चों को गाइड भी किया है। चले बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की गई है? निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ईमेल के जरिए पहले EFIR दर्ज की गई है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पहली बार यहां पर आपकी ईमेल के द्वारा यहां पर FIR ऑनलाइन की गई है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। यह केंद्र शासित प्रदेश भी है। हम बात करते हैं आगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बलों के सिपाहियों को कितने वीरता पदक से सम्मानित किया गया? कितने वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखना 32। ऑप्शन क्या है? बी आपका सही आंसर है। 32 गोल्ड मेडल के द्वारा इन्हें विजेताओं को क्या किया गया दोस्तों? सिपाहियों को वीरता पदक दिया गया है, जिन्हें सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ है जिसमें राजनाथ सिंह जी ने के द्वारा कुल 32 पुरस्कार प्रदान किए गए दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया था? यहां पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा उपहार दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था। कुल 32 गोल्ड मेडल दिए गए थे दोस्तों। यहां पर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 11।
बिल्कुल यहां पर बच्चों के आंसर आ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं एक बार वीडियो को शेयर कर देना साथियों, उम्मीद कर रहा हूं आपसे वीडियो को एक बार आप शेयर कर देना, ताकि आपका जो वीडियो शेयर करोगे तो मनोबल बढ़ेगा, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और जब आप जानते हैं कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ताकत आती है, जुनून आता है। और जुनून वह दुनिया की ताकत है दोस्तों जो हर किसी को हरा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी कलम के माध्यम से, आपको शिक्षा के माध्यम से आपको दुनिया को झुकाना है। और दुनिया के अंदर अगर तरक्की अगर चाहिए, मंजिल अगर चाहिए, तो हौसले को बुलंद रखना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से हमेशा उड़ान होती है। हौसला अगर मजबूत होगा, बुलंद होगा, तो जिंदगी में आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 300 साल पुराने पत्थर कला 300 साल पुराने पत्थर कला को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के 300 साल पुराने पत्थर कला को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन याद रखना आपका बिहार। बिहार में एक शहर पड़ता है गया शहर। बिहार में एक गया शहर पड़ता है दोस्तों। गया शहर के नजदीक एक गांव है दोस्तों, नजदीक एक गांव है जिन्हें बोलते हैं यहां पर पत्थर चटा, ऐसा बोला जाता है। तो यहां पर गया शहर में, याद रखना दोस्तों, बिहार के गया शहर में 300 साल पुराने पत्थर कला को जीआई टैग में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। ये कहां पर है? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, बिहार के गया शहर के नजदीक पत्थरकट्टी गांव में मूर्तियां बनाई जाती है, और सबसे अधिक मूर्तियां बुद्ध की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है दोस्तों? बुद्ध की बनाई जाती है। वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, विष्णुपद मंदिर है। इसी पत्थरकट्टी गांव के लोगों ने पत्थर को काटकर इसे बनाया गया है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, विष्णुपद मंदिर है जो बिहार में है। और यहां पर बात करते दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जो ली है दोस्तों, वो कौन से नदी के किनारे ली थी? फाल्गु नदी के। तो यहां पर याद रखना, महात्मा बुद्ध ने फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की है। किसकी प्राप्ति की है दोस्तों? तो याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति की है। तो सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी बनाई जाती है? बुद्ध की। किसकी बनाई जाती है दोस्तों? बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती है वहां पर। बिल्कुल आपका बिहार आंसर आ जाएगा सही। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए, जब तक थोड़ा सा हम आपके कमेंट को पढ़ लेते हैं। जल्दी से पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिए। क्या रहेगा आपका सही आंसर? हाँ बिल्कुल, यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं। और बिल्कुल यहां पर देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, निम्न में से किस स्थान पर जैव विविधता की रक्षा में मदद करने के लिए केली फंड एक नया अंतरराष्ट्रीय कोष लॉन्च किया गया है? केली फंड एक नया अंतरराष्ट्रीय कोष लॉन्च किया गया है, वो कहां किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बाकू, ऑप्शन डी पेरिस। यहां पर याद रखना दोस्तों, जैव विविधता की रक्षा के मदद के लिए केली फंड एक नया अंतरराष्ट्रीय कोष लॉन्च किया गया, वो रोम में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? रोम कहां पड़ता है? इटली में। कहां पड़ता है दोस्तों? इटली। तो यहां पर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने यूएनएससी संकल्प 1540 पर पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन स्किल कॉर्पोरेशन संकल्प। याद रखना दोस्तों, 1540 पर पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो याद रखना, भारत देश में। कहां पर किया गया दोस्तों? भारत देश में पहली बार क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये याद रखना साथियों। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही आंसर आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड वीजा, कौन सा? गोल्ड कार्ड वीजा लागू करने की घोषणा की है दोस्तों? आपको पता है कि सबसे अमीर देश आपका कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, तो अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो याद रखना, ट्रंप। कौन है दोस्तों? यहां पर ट्रंप है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो अमेरिका आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर अगर बात करते हैं शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों में सबसे पहला स्थान अमेरिका ने पाया गया। दूसरे अगर बात करता हूं मैं देश की, तो यहां पर कौन सा है, चीन देश है जो शक्तिशाली देशों में दूसरे नंबर पे आया। तीसरे देश की बात करता हूं मैं तो रूस है दोस्तों। भारत का 12वां स्थान आया है। कौन सा स्थान आया है दोस्तों, भारत का 12वां स्थान आया है। ये शक्तिशाली टॉप जो 10 शक्तिशाली देश है उनमें आपका स्थान 12वां आया है दोस्तों भारत का। तो यहां पर आपको अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। जो अमीर विदेशियों के लिए एक गोल्ड कार्ड वीजा लागू करने की घोषणा की है दोस्तों। यहां पर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्या कहता है क्वेश्चन, बाल्चो और सौर बाल्चो और सौर पोटेल निम्नलिखित के पारंपरिक व्यंजन है, तो किसके हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहां पर आपका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या रहेगा आपका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। यहां पर बच्चे कह रहे बिल्कुल आपके सामने है और बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, गोवा। बाल्चो और सौर पोटले जो निम्नलिखित के पारंपरिक व्यंजन है वो गोवा के हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और यहां से 100% बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना इसको। हाल ही में साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण जिसने जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, याद रखना किसने जीता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहां पर याद रखना दोस्तों, साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का जो तीसरा संस्करण है वो किस टीम ने जीता है, तो याद रखना दोस्तों यहां पर भारतीय टीम ने जीता है। और भारतीय टीम ने किसको हराया, तो यहां पर याद रखना मालदीव की टीम को। किसको हराया, तो मालदीव की जो टीम है, मालदीव की जो टीम है दोस्तों उसे हराकर हमने साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियन का तीसरा संस्करण जीता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, बी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलो बात करते हैं आगे। देखो भाई, भारत ने मालदीव टीम को हराकर तीसरा संस्करण जीता है। यह नई दिल्ली में तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ था 23 तारीख से 27 फरवरी तक, 23 फरवरी से 27 फरवरी 2025 का ये आयोजन हुआ है दोस्तों, तीसरा संस्करण। यहां पर याद रखना, तो भारत की टीम जीती थी और मालदीव की टीम हार गई थी। तो ये कितने दिन के लिए चला था, तो 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये इसका संस्करण चला था, तीसरा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां और क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है साथियों। देखिए भाई, हाल ही में चर्चा में रहा तस्मान सागर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा तस्मान सागर कहां है, ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। प्रशांत महासागर में तस्मान सागर है दोस्तों। याद रखना, ये दो देशों के बीच एक तटीय सीमा है और यहां पर समुद्र के अंदर बहुत ही लंबी चौड़ी यहां पर 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर। अगर मील की बात करेंगे तो 1200 मील। कितने मील तक, 1200 मील तक फैला हुआ है। अगर किलोमीटर आ जाए तो 2000 किलोमीटर, मील आ जाए तो 1200 मील। हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में चीन की सेना ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित तस्मान सागर से सैन्य अभ्यास के तहत 5वां लाइव फायरिंग अभ्यास किया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर ने सैन्य अभ्यास के तहत 5 लाइव फायरिंग अभ्यास किया है। किसने किया दोस्तों, चीन की सेना ने। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 1200 मील यानी 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से देश की टीम ने या कौन से देश की सेना ने लाइव फायरिंग अभ्यास किया था, तो कौन सा किया था, 5वां लाइव फायरिंग अभ्यास का कहां पर किया गया था, तो तस्मान सागर पर। कहां पर किया था, तस्मान सागर। अगर लंबाई चौड़ाई की बात आ जाए तो आपको 1200 मील या 2000 किलोमीटर। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18वां,
जल्दी से कमेंट करिए साथियों, बहुत अच्छे है दोस्तों। इस क्लास में आपके लगातार कल के प्रश्न और आज के प्रश्न लेकर चल रहा हूं मैं साथियों। कुल आपके जितने प्रश्न रहेंगे आपको करवा रहे हैं दोस्तों। 1 घंटे की क्लास होती है, 7 बजे क्लास आपको स्टार्ट हो जाती है। केवल संडे को छोड़कर अपनी लाइव क्लास रेगुलर रहती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइव क्लास है साथियों। करंट अफेयर के प्रश्न आपके 10 प्रश्न आएंगे, CBT 2 में भी आएगा, और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके भी आएगा, और जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए लाइव क्लास आपको देखना जरूरी है। करंट अफेयर की क्लास बहुत ही जरूरी है साथियों। सबसे ज्यादा करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है वर्तमान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 18वां है, क्या कहता है क्वेश्चन? हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ये सेबी दोस्तों, सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय त्यागी जी, ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच को, ऑप्शन सी तुहिन कांता पांड को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र गर्ग को। याद रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका सही आंसर आएगा, तुहिन कांत पांड को। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो 10वें नंबर की अगर बात करता हूं मैं, तो 10वां अगर बात करता हूं 10वां अध्यक्ष कौन था, तो यहां पर याद रखना माधवीपुरी बुच थी। और ऑप्शन अगर बात करते हैं दोस्तों 11वें की, तो ये कौन से नंबर का है? 11वां अध्यक्ष है तुहिन कांता पांड। इन्होंने माधवीपुरी बुच के स्थान पर शपथ ग्रहण करिए दोस्तों, जिन्हें नियुक्त किया गया है। हम बात कर लेते थोड़ा सा, सेबी की स्थापना कब की गई है दोस्तों? 1988 में। सेबी की स्थापना कब की गई है? 1988 में। और संवैधानिक दर्जा कब मिला है दोस्तों इसे? 1992 में। इसे दर्जा कब मिला गया है दोस्तों? तो 1992 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। सेबी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करता हूं मैं तुहिन कांता पांड को 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इन्होंने माधवीपुरी बुच के स्थान पर इन्हें 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसको किया गया? तुहिन कांता पांड को। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा नाम ऐसा है, लेकिन इसे एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19वां। हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण जी। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। आपका यहां पर कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए साथियों। आज की प्यारी क्लास है, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास के अंतर्गत आपको सभी बच्चे यहां प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों। तो यहां पर आपका सही आंसर है दोस्तों, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। पीयूष गोयल कौन है दोस्तों? तो याद रखना उद्योग मंत्री है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27 फरवरी को मुंबई में MIC चैम्बर द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया। उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20वें की, और क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कहता है, समझिए क्वेश्चन को। देखो भाई, हाल ही में भारत में क्रेटेशियम काल के पेड़ का जीवाश्म कहां मिला है? ये क्रेटेशियम काल क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना भूवैज्ञानिक काल होता है। यानी भूवैज्ञानिक काल को हम बोलते हैं 145 मिलियन वर्ष पहले का काल। तो याद रखना दोस्तों, भूवैज्ञानिकों का काल था 145 मिलियन वर्ष पहले का काल है, जिसे हम क्रेटेशियम काल कहते हैं। तो क्रेटेशियम काल के पेड़ का जीवाश्म कहां मिला है? इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 20 फीट होती है दोस्तों। कितने फीट होती है? 20 फीट ऊंचाई का होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जल्दी से कमेंट करिए साथियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर। तो यहां पर बच्चे
बता देता हूं मैं आपको, झारखंड में। कहां पर मिला है दोस्तों? झारखंड में। तो झारखंड में पेड़ मिला है दोस्तों जो बहुत ऊंचा है और ये क्रेटेशियम काल का है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको जानकारी याद रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर रहेगा, झारखंड। हम इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि झारखंड की बात आई है तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? सीएम तो हेमंत सोरेन है। कौन है दोस्तों? हेमंत सोरेन है। और यहां के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों याद रखना, संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार है। अगर बात आती है दोस्तों लोकसभा सीटों की तो कितनी है? 14। यहां पर झारखंड की लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 14 है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भूवैज्ञानिक रंजीत सिंह के नेतृत्व में भूवैज्ञानिकों और वन अधिकारियों द्वारा, यहां पर टीम ने, वन अधिकारियों टीम ने झारखंड के पाकुंड जिले में बरमनसिया गांव के पास राजमहल पहाड़ियों में एक दुर्लभ, अच्छी तरह से संरक्षित 14 भागों में विभाजित लगभग 20 फीट ऊंचे पेड़ों का जीवाश्म मिला है। 20 फीट ऊंचे पेड़ों का जीवाश्म मिला है। कहां पर मिला है दोस्तों? तो झारखंड में। झारखंड में कौन सा जिला? पाकुंड जिले के बरमसिया गांव में। यहां पर याद रखना दोस्तों, आपको बिल्कुल यहां पर मैंने ऑप्शन बता दिया, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा झारखंड। यहां पर बच्चों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। राजस्थान से जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रद्युमन मीणा जी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने सीट क्षमता के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने सीट क्षमता के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में स्थान हासिल किया है? तो याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में पड़ता है। इसने सबसे 10 व्यस्त हवाई अड्डों में से अपना स्थान हासिल किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करता हूं तो कहां पड़ता है दोस्तों? मुंबई में। अगर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करता हूं तो बेंगलोर में। अगर राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करता हूं तो कहां पर है? हैदराबाद में। यह आपको याद रखना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। हाल ही में 49वां सिविल लेखा दिवस, हाल ही में 49वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखना दोस्तों, 1 मार्च को मनाया गया। आज के दिन ही इसे मनाया गया है दोस्तों, 1 मार्च को मनाया गया। कौन सा? 49वां सिविल लेखा दिवस। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 मार्च को भारतीय सिविल लेखा दिवस के स्थापना दिवस पर 49वां सिविल लेखा दिवस समारोह अध्यक्षता करी। यह आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, और क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। जब तक बच्चों के कमेंट आज कम आ रहे हैं साथियों, और कमेंट ज्यादा से ज्यादा अगर आप करोगे तो मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो आपको भी बहुत सारे नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मुख्य जवानी आपके कमेंट पढ़कर मेरे से निकल जाए। अगर आपके मुख्य जवानी अगर कमेंट से अगर आपको पढ़ेंगे तो हमारे भी मनोबल बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी तो नए प्रश्न अंदर से निकलेंगे। और अगर आपके कमेंट ही नहीं आएंगे तो हमारे भी एनर्जी क्या होगी? डाउन रहेगी। तो एनर्जी को डाउन नहीं करें दोस्तों, एनर्जी को बढ़ावा देना है। इसे एनर्जी को हमेशा क्या करना है? बढ़ाना है। तो यहां पर बच्चे अंकित जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंतरिक्ष मीना जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। राम राम, राधे राधे। बच्चे कमेंट कर रहे 1 मार्च, बिल्कुल आपका 1 मार्च सही आंसर है दोस्तों। हाल ही में नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन कहां किया गया है? हाल ही में नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन कहां किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। जल्दी से कमेंट करिए साथियों। यहां पर बच्चे आंसर दे रहे, प्रद्युमन जी बांग्लादेश आंसर बता रहे बच्चे। और यहां पर और भी प्यारे छात्रों का निवेदन, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। राधे राधे सभी बच्चों को। क्लास को एक बार शेयर कर देना मित्रों। ये उम्मीद है आपसे ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करने पे फायदा आपको ये
मिलेगा कि आपके दोस्त भी करंट अफेयर की क्लास से जुड़ सकते हैं, रेगुलर क्लास से पढ़ सकते हैं। तो हाल ही में नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन कहां किया गया दोस्तों? याद रखना, बांग्लादेश में। कहां पर किया गया? बांग्लादेश में किया गया है। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। हाल ही में नवे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो नवे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन कहां किया गया है? जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बताइए। यहां पर बच्चों का आंसर आ रहा है, बच्चों का आंसर आ रहा है यहां पर उड़ीसा। क्या है दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में नवे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उड़ीसा है, उड़ीसा से संबंधित बात करता है सीएम। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। अगर गवर्नर की बात करता हूं तो हरिबाबू कंबपति, हरिबाबू कंबपति। अगर लोकसभा सीटों की बात करता हूं मैं दोस्तों, यहां पर उड़ीसा की तो कितनी है? 21। ये भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में, है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25वां? क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसे हमेशा आप 2 से 3 बार पढ़ लेना, ताकि ये जीवन में कभी गलतियां ना करें आप। हाल ही में किसने कोलकाता में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है दोस्तों? कितने डॉलर को? $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए विश्व बैंक ने, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक ने, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। तो याद रखना दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने यहां पर $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देता हूं मैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मनीला। कहां पर है दोस्तों? मनीला में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई है दोस्तों। कब की गई है? 1966 में की गई है। अगर एशियाई बैंक के 11वें नए अध्यक्ष की बात करता हूं मैं तो मासातो कांडा। कौन है दोस्तों? मासातो कांडा। एशियाई बैंक के 11वें जो नए अध्यक्ष बनाए गए, नियुक्त किए गए, मासातो कांडा को नियुक्त किया गया। इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? शहर की जीवन क्षमताओं में सुधार लाना। शहर की जीवन क्षमताओं में क्या करना? सुधार लाना। किसका उद्देश्य है दोस्तों? तो एशियाई विकास बैंक का। अगर बात करते हैं दोस्तों, इस परियोजना के तहत 84 किलोमीटर संयुक्त ट्रंक और माध्यमिक सीवरेज और जल निकासी के लिए पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। कितने किलोमीटर? 84 किलोमीटर के लिए। ये आपका आंसर बिल्कुल सही आया है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना की अगर बात आती है 1966 में। अगर मुख्यालय की बात आती है तो मनीला। और अगर बात आती है 11वें अध्यक्ष कौन है? तो मासातो कांडा जी है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन आपके लगभग सभी समाप्त हो चुके हैं साथियों। आज के मैंने जो प्रश्न करवाए साथियों, 25 प्रश्न करवाए। कौन विद्यार्थी है जो बताना चाहेगा कि आज के प्रश्न कितने आपके राइट निकले, सही क्वेश्चन कितने निकले? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं। और बात करता हूं दोस्तों, जो भी आपके कमेंट आपके लगातार आते हैं मैं सभी का जवाब देता हूं। ऐसे कोई प्रश्नों की अगर आपको दिक्कत आती है, समझने में कोई परेशानी आती है, तो आप बोल दिया करो, ताकि मैं उसे रिपीट कर देता हूं। आज आपने जो प्रश्न पढ़े दोस्तों, ये कल के और आज के प्रश्न पढ़े थे। कल आपके संडे है दोस्तों, तो कल आपकी लाइव क्लास नहीं रहेगी, लेकिन आपके मंडे से रेगुलर आपकी लाइव क्लास रहेगी साथियों। और मैं आपको जनवरी और फरवरी महीने का एक साथ करंट अफेयर पूरे महीने का लगभग 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा ताकत मिलेगी। आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में और रामबाण साबित रहेंगे दोस्तों, क्योंकि 17 मार्च को होने वाले जो एग्जाम है, उन्हें सभी एग्जाम में जीके का आपका इंडिया लेवल का करंट पार्ट आएगा। और करंट अफेयर जो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है, यह आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सभी दोस्तों को अब मैं यहां पर धन्यवाद कहना चाहूंगा जो लाइव सत्र से जुड़े हैं। उम्मीद करता हूं जो आपको प्रश्न करवाए एक बार और रिपीट कर लेना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।